कोर्ट साइड और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के रिव्यू करेंगे और इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उसामा। उसामा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसामा, सबसे पहले मैं अभी हमने पाकिस्तान सी ने आयरलैंड सीरीज़ खेली है, फिर उसके बाद अभी हम इंग्लैंड सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। कल हमारे कोच गैरी क्रिस्टन ने भी जॉइन कर लिया है। सो व्हाट्स आर योर इनिशियल थॉट्स अबाउट द सीरीज़? Uh, I think it's going to be a very highly competitive series because England और पाकिस्तान दोनों are very good T20 sides. If you look at their squads, England का भी full strength squad है. उन्होंने भी IPL से अपने players वापस बुला लिए हैं सारे. And if you look at पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की भी like full strength side है. So I you can expect a very good series, very competitive series, and of course like जो दोनों टीम्स हैं उनके स्टाइल्स ऑफ प्ले भी थोड़े डिफरेंट हैं. अगर आप देखें, इंग्लैंड मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रेफर गोइंग ऑल आउट फ्रॉम बॉल वन. पाकिस्तान थोड़ा जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच है, बट पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अभी पिछले कुछ महीनों में, कुछ अरसे में, कि वो अपनी जो कंजर्वेटिव अप्रोच है उसको सॉर्ट ऑफ उसको बेहतर करें, अपने स्ट्राइक रेट्स इंप्रूव करें. बड़े टारगेट्स, जो डिबेट भी सराउंड कर रही है कि पाकिस्तान अच्छे रन्स नहीं कर पा रहा, स्पेशली जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा होता है, तो इन टर्म्स ऑफ दैट वो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनको पाकिस्तान विल हैव टू question will have to fulfill. But if you look at from an overall perspective in terms of the series, it's I expect a very highly competitive series between two very good T20 sides. अच्छा, आपने बात की जैसे कि पाकिस्तान टीम का यही मसला चलता आ रहा है कि हम स्टार्टिंग से रन नहीं कर पाते और उस तरीके से हमारी अप्रोच भी नज़र नहीं आती। हमने लास्ट सीरीज़ देखी, एक ये सबका ही सवाल आता है कि हमारा जो माइंडसेट है, वो हमारा माइंडसेट क्या है? क्योंकि अगर हम जनरल बाकी जो T20I मैचेस देखते हैं, हर टीम का एम होता है कि वो उनका जो पार स्कोर है वो 220 प्लस होता है या हर कोई 200 की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी मैनेजमेंट की बात करते हैं या ख़ास तौर पर अपने कैप्टन बाबर आज़म की बात करते हैं, तो जब भी उनसे इस बारे में सवाल हो तो उनकी एक ये फिक्स लाइन है कि आवर पार स्कोर इज़ 170, 180 या 190। सो ऐसी क्या वजह है कि हमारा जो माइंडसेट ही है वही 190 80 में फंसा है और इसकी वजह से जब हम आते हैं कि जब हमारा जब पोस्टिंग द टोटल्स पे बात आती है तो हम इतना स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन जब हमें टारगेट मिलता है तो तब हमारे दिमाग में होता है कि हमारा अगर टारगेट 200 भी है तो हम उसी प्लान के साथ चलते हैं और वो हम चेज़ कर लेते हैं। सो क्या ये माइंडसेट का क्या इशू है और हमें ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है कंसिडरिंग आगे वर्ल्ड कप है और हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं आईपीएल जो क्रिकेट हो रही है वहाँ पे 200 से नीचे तो कोई बात आती नहीं है। सो हर टीम का माइंडसेट यही है कि वो 200 के ऊपर और जो हमारा माइंडसेट है वो 180 170 पार स्कोर पे। सो आपको क्या लगता है कि क्या डिफिकल्टीज हमें पेश आ सकती हैं कंसिडरिंग आवर माइंडसेट? अ, जो सबसे पहली बात है रिगार्डिंग माइंडसेट, तो वो ये है कि चेज़ इज़ समथिंग जो हमारे प्लेयर्स बहुत कंफर्टेबल है. लाइक आप अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम प्रेफर्स टू चेज़, और चेज़ करते हुए पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी पिछले कुछ स्पेशली 2-3 साल में बहुत अच्छा रहा है. और उसकी यही वजह है कि PSL में अगर आप देखें या ओवरऑल भी देखें, तो हमारे जो बैटर्स हैं या जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा चेज़ करते रहे हैं. तो दैट्स वाई उनको एक आदत है कि दे नो हाउ टू चेज रन्स. वो बेशक 200 रन्स हो या 170 रन्स हो या 150 रन्स हो, दे हैव अ फेयर आइडिया कि ये जो है हमने उस टारगेट को कैसे चेज करना है. दे कैन ब्रेक इट डाउन. बट जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो तब जो सबसे बड़ा इशू है कि दे हैव इन देयर ओन माइंड दे ट्राई टू मेकअप अ स्कोर कि जी 180 पार स्कोर होगा या 170 पार स्कोर होगा किसी विकेट पे, या 190 पार स्कोर होगा. उसमें जो इशू है वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट के पार स्कोर क्या होगा. जो सबसे बड़ा इशू है कि जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं इन मॉडर्न T20 क्रिकेट, तो यू नीड टू फॉरगेट अबाउट द पार स्कोर. उसमें आपने पहले से कोई प्री कंसीव स्कोर अपने दिमाग में लेके नहीं जाना फील्ड पे कि जी हमने 180 रन बनाने हैं. कंसिडरिंग कि आपने जो पिच मैच स्टार्ट होने से पहले जब आपने पिच देखी है, तो उसकी बेस पे आपने एजम्पशन बना लिया कि दिस इज़ अ 180 पिच और 160 पिच. उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप जब वहाँ पे जाएं पिच पे, आप खेलें, आप कोशिश करें कि
कुछ ओवर्स में आपको पता चल जाता है कि किस किस्म का सरफेस है, एंड देन उसके बाद आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो वहाँ पे। बिकॉज जो पार सरफेस है या जो पार स्कोर की बात है, वो अब ये है कि जो बैटर्स हैं उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो गए हैं पहले के निस्बत। वो डिफरेंट किस्म की शॉट्स खेलते हैं, वो रैम्प्स मारते हैं, वो रिवर्स स्वीप्स मारते हैं, वो हर किस्म की शॉट्स खेलते हैं। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि उनका जो वैरायटी या रेंज ऑफ शॉट्स है वो बहुत इंक्रीज कर गया है, तो उसमें देर इज़ वेरी लिटल लेस रूम फॉर योर बॉलर्स टू मेक एनी मिस्टेक्स। तो अगर आप जो भी पार स्कोर अपने माइंड में लेके जाते हैं कि जी हम ये पार स्कोर करेंगे, आप यूजुअली उससे 10 रन कम ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप एक पार स्कोर कोई पहले से सेट डिफाइन ना करें। आप ये कोशिश करें कि आप जितने रन्स बना सकते हैं वो मैक्सिमम रन्स बनाएं। और उसमें हो सकता है कि कुछ विकेट्स हों जहाँ पे कंडीशंस थोड़े डिफिकल्ट हों आपके बैटर्स के लिए, बट डिस्पाइट दैट उस विकेट पे भी आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि हमने मैक्सिमम रन्स बनाने हैं। जब आप एक स्कोर अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि हमने यही स्कोर करना है, तो फिर क्योंकि आपके, अगर आप और टीम से कंपेयर करें तो जो और टीम्स की पावर हिटिंग की स्ट्रेंथ है या जो उनके बैटिंग लाइनअप्स हैं वो शायद पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। अगर हम स्टैट्स भी देखें, मिडल ओवर्स देख लें या पावर प्ले देख लें, तो उसमें उनके जो बैटिंग के स्टैट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। वो पाकिस्तान उसमें शायद जो टॉप 12-13 टीम्स है उसमें सेकंड लास्ट पे आता है, अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान से नीचे है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ हम वो देखें तो जो बाकी टीम्स है उनकी रेंज ऑफ जो प्लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत एक्सप्लोसिव है उनकी बैटिंग लाइनअप्स, एंड डिस्पाइट दैट वो दिस कंटिन्यू टू गो फॉर मैक्सिमम रन्स। तो पाकिस्तान जिसके अच्छी बैटिंग रिसोर्सेज हैं, बट प्रॉब्ली इतने एक्सप्लोसिव नहीं है जैसे इंग्लैंड के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं या साउथ अफ्रीका के हैं। तो उसमें इट्स इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान तो ज़्यादा कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने की, बिकॉज यू हैव टू कवर अप फॉर द एक्स्ट्रा रन्स जो कि इस तरह की टीम्स के बैटर्स जो है बना सकते हैं। एंड जहाँ तक रही बात कि वो माइंडसेट की, कि माइंडसेट क्या है, तो माइंडसेट आई थिंक वो अभी हम उस ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे जो एक ओल्ड एज T20 क्रिकेट थी टू द मॉडर्न एज T20 क्रिकेट जो करंटली सारी दुनिया ने खेलनी स्टार्ट कर दिया। जिस तरह आपने आईपीएल की बात की कि आईपीएल में इतने बड़े स्कोर्स हो रहे हैं, तो उसमें बैटर्स ने अपनी बैटिंग फिलॉसफी बड़ी सिंपल कर ली है। वो बाउंड्रीज के लिए जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज हासिल कर सकें। और अगर आप हमारे बैटर्स देखें तो उसमें ये होता है कि वो अगर एक छक्का मार लेते हैं तो उसके बाद दे वेट, वो सिंगल ले लेते हैं। बट अगर इफ यू लुक एट सम ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स लाइक हेनरिक क्लासन है या ट्रेविस हेड है, तो अगर उनको 3 बॉल्स मिल रही हैं लगातार, वो 6 हिटिंग बॉल्स हैं, तो उन तीनों बॉलों में छक्का मारेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी विकेट जाती है या नहीं। तो पाकिस्तान की जो टीम का जो थोड़ा मसला है माइंडसेट का, वो है कि हम विकेट प्रिजर्वेशन अपनी विकेट पे बहुत ज़्यादा वैल्यू लगा देते हैं। बिकॉज मॉडर्न T20 क्रिकेट में विकेट्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपका स्कोर 180 फॉर 4 है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं किए। अगर आप वही 200 या 220 फॉर 8 हो जाए या 9 हो जाए, तो इट इज़ अ मच बेटर रिजल्ट फॉर यू। इसी तरह जब आप चेस भी कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि साइड्स जो हैं वो 150 या 160 पे एंड अप करती हैं, टारगेट 180 रन का होता है और वो आउट 4 या 5 हुए होते हैं। इसका मतलब भी यही है कि बैटर्स ने उतने रन रेट से रन नहीं बनाए जितने से उनको बनाने थे। इन्हीं के मतलब है कि उन्होंने इतने रिस्क नहीं लिए जितने उनको रिस्क लेने चाहिए थे। इट्स बेटर कि आप आउट हो जाएं rather than कि you keep staying on the wicket and trying to take it till the very end. एग्जैक्टली मैं आपकी बात से एग्री भी करूंगा, क्योंकि अगर हम अपनी अप्रोच की बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, हम हमारी कोशिश यही होती है कि अगर हम टॉस जीतें तो हम सबसे पहले चेज़ पे जाएं, और अगर कोई दूसरा टॉस जीत जाए तो हम दुआ करे होते हैं कि वो पहले
वो पहले बैटिंग का फैसला करे, क्योंकि हमारी अप्रोच ये है कि जब हमारे पास टारगेट ऑन द बोर्ड होगा तो तब हम उसको चेस करने पे जाएं, और फिर अगर हमने टारगेट देना होता है तो हम उस अप्रोच के साथ ही नहीं खेलते हैं। हमारा जो पहले का माइंडसेट होता है कि 10 ओवरों में हमने 80-90 करने हैं, फिर उसके बाद 10 ओवरों में इतना करना है। तो और जब हम बात करते हैं कि अपनी स्ट्राइक रेट को एक्सेलरेट करने की, तो वो कुछ प्लेयर्स में अगर हम अपने टॉप ऑर्डर की बात करते हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आते हैं, तो उनका अगर हम प्लान देखते हैं कि वो लेके चलना चाहते हैं कि एंड पे जाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट में वो एक्सलेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारा एंड पे जो टोटल टारगेट होता है एट एंड ऑफ द इनिंग्स, वो 200 भी बड़ी मुश्किल से होता है। सो इसकी वजह से दूसरी टीम्स पहले ही फ़ायदा उठा लेती हैं, क्योंकि अगर हम T20I क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारा जो मैच सेट होता है वो हमारा पावर प्ले या 10 ओवर्स तक होता है। अगर हमारा टारगेट सही है, फिर उस वक्त तो हम उसके बाद ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाते हैं। लेकिन ये हमें कभी पाकिस्तान टीम में नज़र आई है कि हम जब पोस्टिंग द टोटल्स की बात करते हैं तो तब हम स्टार्टिंग की जो हमारी अप्रोच होती है वो डिफेंसिव होती है। अभी हमने T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर हमने जो भी टीम देखी है, हर सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट हुई है, कोई भी एक टीम तसलसल से नहीं खेली, लेकिन आयरलैंड वाली सीरीज़ थी जिसमें एक प्रॉपर टीम को चांस दिया गया, जिसमें हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर हम लास्ट 2 मैचेस में हुआ है कि आज़म खान ने एंड पे आके एक्सेलरेट किया, इफ्तिखार अहमद ने थोड़ी सी हमें दिखाया है। सो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर हम ऊपर टॉप 3 की बात करते हैं तो साइम अयूब एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो एक्सेलरेट कर पाते हैं, लेकिन फिर उनके बाद वही बाबर और रिजवान आ जाते हैं। फिर उसके बाद फ़खर जमान की अगर बात करें तो वो भी अपना जो उनका रेगुलर स्टाइल है उस तरीके से नहीं खेल पाते। सो मैं टॉप 4 पे यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आपका जो आपको क्या लगता है कि अगर मूविंग ऑन द वर्ल्ड कप, साइम अयूब नो डाउट वो परफॉर्म करते हैं और वो लंबी इनिंग्स की तरफ नहीं जाते, वो अपने पॉजिटिव्स पे रहते हैं कि जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो उन शॉट्स पे खेलते हैं और उन्हीं शॉट्स पे आउट हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि अब भी बाबर और रिजवान ने भी इस सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है। सो कंसिडरिंग देयर फॉर्म, व्हाट शुड पाकिस्तान डू? किन ओपनिंग पेयर के साथ जाना चाहिए? बाबर आजम हो जाए या साइम अयूब या साइम रिजवान या फ़खर को ऊपर लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप से पहले कोई वार्म अप मैचेस नहीं खेलने, यही 4 जो मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, यही हमारे वार्म अप मैचेस होंगे। इन्हीं में हमने सेटल करना है कि हमारा कौन सा टॉप 4 खेलेगा या टॉप 5 खेलेगा। सो लाइक जो टॉप 4 की जो आप बात कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट के अगर आपने आयरलैंड का लास्ट T20 देखा हो तो उसमें रिजवान प्लेड क्वाइट एग्रेसिवली इन द पावर प्ले। इवन जो सेकंड T20 था उसमें भी was quite good. He played a good knock. Even for Babar, like अगर आप देखो तो even in this PSL, some of the innings that he played, especially in the power play, were really good innings. Just like उसने आपको नजर आ रहा था कि he was accelerating, और he scored 50 of 29 balls as well in there. So बात ये नहीं है कि वो एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, बट जो इशू है इट्स अबाउट के इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, तो समटाइम्स लाइक जब आपको अच्छी गाड़ी चलानी आती है या आपको आप कॉन्फिडेंट होते हो तो फिर आपको हैंड ब्रेक पे हाथ नहीं रखना पड़ता कि किसी वक्त भी मुझे ब्रेक लगानी पड़ जाएगी। सो द थिंग इज दैट बाबर एंड रिजवान मोर ऑफ नीड टू रियलाइज के दे नीड टू बैट लाइक दे बैटेड इन द आयरलैंड सीरीज, के डोंट थिंक टू मच अबाउट कि आपकी विकेट चली जाएगी। अगर चली जाती है तो इट्स फाइन, दे आर 10 अदर गाइज और 9 अदर गाइज इन द शेड जो कि आके रन्स कर सकते हैं। तो वो चैलेंज है रिजवान और बाबर के साथ, और उसमें जो इशू है कि वो एट टाइम्स जब उन पे बहुत क्रिटिसिज्म आता है या बहुत प्रेशर आता है तो देन दे डू दैट, बट वो कंटिन्यूसली डे इन डे आउट करने वाली बात है एटलीस्ट इन T20 क्रिकेट, एंड दैट्स वेयर दे नीड टू रियलाइज। एज फार एज साइम अयूब की बात है तो अगर आप मुझसे पूछें तो आई वुड डेफिनेटली वांट साइम टू प्ले द इंग्लैंड सीरीज। इंग्लैंड सीरीज में आई वुड डेफिनेटली गिव साइम अ रन। आई विल सी के आई वुड सी के अगर पहले 3 मैचेस तो डेफिनेटली आई विल प्ले हिम एंड आई विल सी के हाउ ही गोज अबाउट इट। बिकॉज एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो साइम अयूब टाइप के प्लेयर्स होते हैं दे आर वेरी हाई इम्पैक्ट प्लेयर्स। तो हाई इम्पैक्ट प्लेयर्स का यही होता है कि दे टेक रिस्क्स
more risks than your normal batters. तो जब हाई वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उसमें आउट होने का चांस भी ज़्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू योर नॉर्मल बैटर्स. तो जब आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप आउट भी होंगे ऑब्वियसली. सो इसलिए वी डोंट नीड टू बी टू क्विक in dropping Saim from the team, because at the end of the day he's very new to the international cricket. It's his first year in international cricket, and we don't need to be too hard on him कि जी इसने परफॉर्म नहीं किया या उससे अच्छी इनिंग्स नहीं खेली गई. बिकॉज जो क्वालिटी या जो यूटिलिटी साइम आपको प्रोवाइड कर सकता है वो शायद बाबर और रिजवान अगर आपके टॉप ऑर्डर में है तो दे कैन नॉट प्रोवाइड यू विद दैट. लाइक दे कैन, बट जो साइम की रेंज है, लाइक Saim can score a 30 ball 70, which Rizwan and Babar might struggle to do, because they can score as well, but जो साइम की रेंज ऑफ शॉट्स है, जो साइम का इंटेंट है, वो बाबर और रिजवान से डेफिनेटली ज़्यादा है. सो आई विल डेफिनेटली give Saim a good run in the England series, और अगर if he is unable to perform anyway, so then I'll do is then I'll mm, go back to having Babar and Rizwan at the top and Fakhr at probably number 3. But प्रॉब्लम यही रही है पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में कि लास्ट वर्ल्ड T20 में भी देखें तो टॉप ऑर्डर का इशू यही था कि आपके जो इम्पॉर्टेंट मैचेस थे उसमें आपका जो टॉप ऑर्डर था इट कुड नॉट स्कोर रन्स क्विकली, एंड उसकी वजह से वो फिर आप मैचेस हारे थे. सो इन टर्म्स ऑफ दैट अगर तो आएगा बाबर रिजवान पे वापस जाएंगे तो इट्स बेसिकली इट चेंजेस नथिंग. सो व्हाट आई फील लाइक इज के पाकिस्तान नीड्स टू स्टिक विद साइम फॉर अ व्हाइल एंड सी इफ ही इज लाइक बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लगता है और बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाता, लाइक he gets out like single digit scores पूरी series में, तो फिर then you can say like there is a point of concern that he's out of form and he probably needs to be given a rest, given a break, and someone else can come in for his place. But अगर he is performing and he plays one or two good impact innings, so I don't see any reason to drop Saim from the team. एग्जैक्टली exactly, और अगर हम साइम अयूब के होने से हमारी बैटिंग ऑर्डर में एक ये फ़ायदा भी आता है कि हमारे पास यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि अगर साइम अयूब ऊपर से उस तरीके से नहीं चल पाते तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास वही बाबर और रिजवान का ऑप्शन आ जाता है. लेकिन अगर वो 9th ओवर तक या 10th 11th ओवर तक वो गेम को ले जाते हैं और वो रन स्कोर कर देते हैं तो एट द एंड वो टीम को भी फ़ायदा हो जाता है. फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हम नीचे से फ्लोट कर सके बैटर्स को, लाइक शादाब खान ऊपर प्रमोट हो सकती हैं, फिर उसके बाद आजम खान जैसे प्लेन है या फ़खर जमान ऊपर आके एक्सलरेट कर सकते हैं. तो साइम के अपने ऑर्डर होने से हमारे ये फ़ायदा आ जाता है. मैं तो यही कहूँगा कि अभी मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे ही कोई कह रहा था कि साइम अयूब को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है, इंग्लैंड सीरीज़ में उस्मान खान को खिलाया जाएगा. मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका वो मोराल उसका हाई लो हो जाएगा कि उसको ड्रॉप कर दिया गया है, एक आपके माइंड में भी आ जाता है. अगर हम साइम अयूब को ज़्यादा से ज़्यादा चांस देंगे तो अगर वो खुदा ना खासा इंग्लैंड सीरीज़ में भी फेल हो जाते हैं तो आई विल स्टिल बैक हिम फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि आप उसको वर्ल्ड कप के लिए लेके आए हो, आपने एक प्रोसीजर लेके चले हो इतनी सीरीज़ से. क्योंकि अगर हम बाबर और रिजवान को ऊपर ले जाते हैं तो एक तो हमारी स्लो हो जाती है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि आपने बताया और हमने लास्ट जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखी हैं, सिवाय पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हमने कोई एक ऐसा मैच नहीं देखा जहाँ पे वो दोनों का पेयर हमें मैचेस आगे लेके जितवाया हो या कोई फ़ायदा हुआ हो. सो इन दोनों को ऊपर लाने से पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन साइम अयूब के ओपनिंग करने से पाकिस्तान को एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो चल गए तो एट द एंड टीम को फ़ायदा, अगर नहीं चले तो वो बॉल ज़ाया नहीं होती और हमें वही पेयर वापस मिल जाता है. मूविंग फॉरवर्ड मैं एक यहाँ पे एक शादाब खान की बात करना चाहूँगा, जो हमारा मिडल ऑर्डर है. हम टॉप 4 तो हमारा है कि साइम, बाबर और रिजवान एंड फ़खर है, लेकिन जो हमारा मिडल ऑर्डर है वहाँ पे मैं इंग्लैंड सीरीज़ भी आ रही है कि, और अगर हम इंग्लैंड टीम को देखते हैं कि इंग्लैंड का जो बैटिंग ऑर्डर है वो फुली पावरफुल है. उसमें जोस बटलर भी आते हैं, फिल सॉल्ट भी हैं, जो कि आईपीएल वगैरह में परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं. अगर हम अपने बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, हमारा जो मिडल ऑर्डर में इशू आता है
कि हम शादाब खान को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, और फिर इफ्तिखार अहमद भी सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। कभी-कभी हम इफ्तिखार को ज़्यादा जल्दी भेज देते हैं, लेकिन जब हमने मुल्तान सुल्तान में उनका जो मुल्तान सुल्तान ने उनको जो सही से यूटिलाइज़ किया था, वो उनको आखिर के ओवर में किया था, कि जब ज़रूरत होती थी वो आखिर में आके एक्सेलरेट करते थे इनिंग्स को। सो आपको क्या लगता है कि हम मिडल ऑर्डर में किस तरह एडजस्ट कर पाते हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ख़्याल से हमें शादाब खान को नंबर 5 पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इमाद वसीम भी नीचे से हैं, जो कि उन्होंने खेलना ही खेलना है। फिर उसके बाद हमारे पास आज़म खान भी हैं। सो अगर इफ्तिखार अहमद को आप एज अ बॉलर नहीं यूटिलाइज़ कर सकते और फिर उन नंबर्स पे भी नहीं आते, सो अकॉर्डिंग टू मी हम इफ्तिखार अहमद को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि फिर हमारा जो ऊपर जो नंबर 4 या 5 का जो होता है वहाँ पे शदाब खान एज अ बैट्समैन भी यूटिलाइज हो सके। सो आपका इस पे क्या टेक? इट्स लाइक T20 क्रिकेट में तो ऑब्वियसली लाइक आप बैटिंग की अगर बात कर रहे हो तो you don't need to have any fixed batting orders. वो तो it's all about the situation कि किस तरह की situation है and you need to use your resources according to it. तो उसमें कोई fixed batting order नहीं है कि ये आपका नंबर 4 होगा, ये आपका नंबर 5 होगा. It's basically about roles कि आप roles define कर दें players के लिए कि ये आपका role है and that's why you are in the team. जब हम उनको रोल क्लैरिटी दे देते हैं तो फिर दे नो कि उनकी जॉब क्या है. और जब आप उनको रोल क्लैरिटी दे देते हैं तो आपकी टीम को भी पता होता है कि वे टू यूटिलाइज है. सो अभी जो मसला है कि पाकिस्तान डज नॉट हैज़ गिवन क्लियर रोल्स टू इट्स बैटर्स के ये आपका रोल इन द टीम है. सो उसमें शादाब everybody knows like he's really good against spin, like spin ke against he's one of the best. He is probably alongside Fakhar Zaman Pakistan's best player of spin. So Shadab ki utilization is obviously like if you need someone as a spin hitter, so you can utilize Shadab. And it's also like even if you look at stats, so Shadab's record against pace bowling is also not that bad. So Shadab is someone really you can utilize up the order whenever you need. बट उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो शादाब का रोल है वो करें. बिकॉज पाकिस्तान का असल मसला ये रहा है कि मिडिल ऑर्डर पे क्रिटिसिज्म तो आता है बट जो बॉल्स मिलती हैं मिडिल ऑर्डर को खेलने के वो बहुत थोड़ी होती हैं. लाइक इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द टाइम तो ज़्यादातर जो बॉल्स हैं वो आपका टॉप ऑर्डर खेल जाता है. सो मिडिल ऑर्डर के पास ऐसी सिचुएशन में बैटिंग आती है जहाँ पे इधर दे हैव टू स्कोर एट अ रियली वेरी हाई आस्किंग रेट कि इतना रन रेट ऊपर चला गया होता है कि इट्स दे डोंट हैव एन ऑप्शन, दे हैव टू जस्ट गो फॉर हिटिंग द बिग शॉट्स और उसमें फिर आउट होने का चांस भी होता है. तो वो क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जी मिडिल ऑर्डर ने आपको मैच हरवा दिया. बट मसला ये होता है कि आपने शुरू में इतनी बॉल ज़ाया कर दी होती हैं कि एंड पे बेशक आप जितने मर्जी शॉट्स मार लें आप मैच नहीं जीत सकते. सो द प्रॉब्लम वो इट्स नॉट अबाउट के मिडिल ऑर्डर की क्या प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज कि आपका द वे दैट यू बैट इज द प्रॉब्लम. कि आपका जो टॉप ऑर्डर से लेके एंड तक everybody has to go, nobody has to stop at any moment because अक्सर यही है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बॉल्स वेस्ट कर देता है आपके मिडिल ऑर्डर को जब भी चांस मिला है. फॉर इंस्टेंस आपको साउथ अफ्रीका गेम याद होगा T20 वर्ल्ड कप का 2022 में, उसमें आपके टॉप ऑर्डर 50 for 5 था, आपका मिडिल ऑर्डर आया एंड दे स्टिल एंडेड अप स्कोरिंग 180 रन्स. इंडिया वाली गेम भी ऐसी है, उसमें भी आप का मिड टॉप ऑर्डर आउट हो गया था बट योर मिडिल ऑर्डर एंडेड अप स्कोरिंग decent runs. So it's not like कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसको जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसने परफॉर्म किया है. बट जिन मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर सका वो उन मैचेस में था जिनमें सिचुएशन ही इतनी क्रेजी थी कि इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि पाकिस्तान वो मैच जीता. तो इट्स बेसिकली कि कोई डिफाइंड बैटिंग ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज दिस और जहाँ पे सिचुएशन हो उसके लिए आपको जिस तरह का बैटर चाहिए. लाइक you have Azam Khan now as well. You have got Shadab Khan. You've got Fakhar. So like the all three of these guys are very good players of spin. So now फिर उसमें आप मैचअप्स देख सकते हैं कि किसका कौन सा स्ट्रॉन्ग मैचअप है और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लेयर को भेज जाएं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली. सो इसमें ये चीज़ है. इट्स नॉट अबाउट के
आप कोई फिक्स नंबर्स रख देंगे, नंबर 4 या नंबर 5 होगा। ऑफ कोर्स लाइक शादाब की जो यूटिलिटी है उसमें यही है कि नीड्स टू बैट मोर ऑफ हायर अप द ऑर्डर रादर देन कि अगर वो नंबर 7 या 8 पे आ रहा है तो दैट इज़ नॉट सूटेड टू स्ट्रेंथ्स। उसकी यूटिलिटी पाकिस्तान को यही है कि पाकिस्तान को एडवांटेज ही है शादाब के टीम में होने का कि इट इज़ समवन यू कैन बैट इन द टॉप 5। तो अगर वो टॉप 5 में आपके लिए बैटिंग कर सकता है तो उससे क्या होता है कि आपकी लोअर मिडल ऑर्डर या आपकी बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा स्पॉट अवेलेबल हो जाती है वेर यू कैन प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर एंड शादाब कैन एक्ट एज योर जेन्युइन ऑलराउंडर। एग्जैक्टली हमारा मसला भी यहीं पे आता है कि हमारे जो आपने बिल्कुल बात सही बात की कि हमारे जो रोल्स क्लियर नहीं होते किसी प्लेयर के साथ। हम हमारा जो हमारी कोशिश होती है कि हम जितना भी गेम को लंबा लेके जा सकें हम वो करें। हमारा रोल्स क्लियर नहीं है कि किसने क्या करना है, और फिर जहाँ तक मैचअप्स की बात आती है वो भी क्लियर नहीं है कि जहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है कि इफ्तिखार अहमद स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन, सो वो प्रमोट कर दिए जाते हैं। और जहाँ पे आज़म खान स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, शदाब खान स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल रहे होते हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। तो कभी कभी रोल क्लियरेंस की भी बात आती है। और जहाँ तक रोल क्लियरेंस की बात है, हमारा जो एक मेन इशू भी आता है वो स्पिन डिपार्टमेंट में भी आता है कि जब हम बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करते हैं सो उनके दिमाग में या तो फिर यही प्लान होता है कि उन्होंने स्पिनर्स के 8 ओवर्स कंप्लीट करने हैं, फ्रॉम 8 to 12 ओवर्स वहीं पे उन्होंने स्पिनर्स खिलाने हैं। आउट ऑफ द बॉक्स करने की चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि हमने लास्ट सीरीज़ में देखा कि अबरार अहमद को कोई भी एक मैच नहीं दिया गया। और फिर जहाँ पे हमारे जो इमाद वसीम एज ए स्पिनर खेल रहे थे वहाँ पे हमने उनको भी सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, किसी भी एक गेम में उनको पूरे 4 ओवर्स नहीं दिए गए। और फिर दूसरी तरफ जहाँ पे हम इफ्तिखार अहमद को एज एन ऑलराउंडर कहते हैं, जहाँ पे अगर वो पीएसएल की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने फाइनल की मैं बात करूँगा, उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी मैच जो वन साइडेड जा रहा था उसको इंटेंस मैच बना दिया था। हमने इफ्तिखार अहमद को भी सही से यूटिलाइज़ नहीं किया। फिर अगर हम साइम अयूब की बात करते हैं उनको बॉलिंग में यूटिलाइज़ करने की, तो मुझे जहाँ तक लगा कि हमने सिर्फ जो एक प्लान था कि साइम से भी बॉलिंग करानी है तो कहीं पे भी बॉलिंग करा ली, हमने मैचेस देख के नहीं कराई। सो कहाँ पे आपको ये फॉल्ट नज़र आता है कि हम यूटिलाइज स्पिनर्स को सही से नहीं करते, क्योंकि अगर हम पेसर्स की बात करते हैं हमारे पास थ्री पाकिस्तान के अच्छे पेसर्स हैं, चार मैं कहूँगा, मोहम्मद आमिर है, शहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है और हारिस रऊफ़ है। तो पेसर्स वाला कोटा तो हमारा क्लियर है, हमारे पास थ्री न्यू बॉल बॉलर्स हैं। फिर डेथ में भी हमारे पास शहीन और हारिस रऊफ़ आ जाते हैं। तो स्पिनर्स का एक लैक आता है, क्योंकि हमने पिछले जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स देखे हैं उनमें जो हमारा मेन इशू आया है वो मिडल ओवर्स में विकेट्स लेने का ही है, जो कि स्पिनर्स का ओवर्स होता है। सो कहाँ पे आपको लगता है कि एज अ कैप्टन लैक किया जाता है, या हमारे क्या इशू आता है कि हम एज ए मैचअप्स के साथ नहीं जाते और स्पिनर्स को अंडर यूटिलाइज किया जाता है? लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आयरलैंड सीरीज तो आयरलैंड सीरीज का तो ये इशू था कि इट वाज अ वेरी स्मॉल ग्राउंड। तो जब इतने छोटे ग्राउंड पे आप खेल रहे हो तो वहाँ पे स्पिनर्स के लिए मुश्किल होता है बॉलिंग करना, बिकॉज आई थिंक 50-60 मीटर्स की बाउंड्री थी। सो एक साइड पे तो वो स्पिनर्स के लिए बॉलिंग कराना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो कंडीशंस थे वो भी ओवरकास्ट थे, इतने कंड्यूसिव नहीं थे वो स्पिन के लिए। सो आई डोंट वो रियली सी कि अगर आप आयरलैंड के स्पिनर्स भी देखें तो दे वेंट फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स एज वेल। लाइक सेकेंड T20 में उनके दोनों जो लेग स्पिनर्स थे गैरेथ डिलेनी एंड वाइट, बोथ क्रेग वाइट, बोथ ऑफ देम वेंट फॉर क्वाइट अ बिट ऑफ रन्स। सो जो इशू विद रिगार्ड्स टू वो स्पिनर्स को नहीं खिलाने का था इन द आयरलैंड सीरीज वो तो यही था कि शॉर्ट बाउंड्रीज थी। सो इट वाज दैट एंड ऑल्सो लाइक जो another thing I think they were trying to see was they were trying to try some different combinations of like trying to bowl Imad a bit later to try to see that. So that's I think कि वो इब्रार को खिलाने का यही था कि बिकॉज कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं थे, एक तो ओवरकास्ट कंडीशन से दूसरा ग्राउंड भी छोटा था, तो प्लेइंग विद टू स्पिनर्स वुड नॉट रियली मेक मच सेंस। सो अब इंग्लैंड सीरीज है उसमें प्रॉब्ली लीड्स है या इस तरह के ग्राउंड्स हैं जहाँ पे टर्न हो सकती है, इवन कैरेबियन है तो वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट के पाकिस्तान माइट इवन कैन गो विद थ्री स्पिनर्स इफ रिक्वायर्ड। जहाँ तक इफ्तिखार को यूटिलाइज करने की बात है आयरलैंड सीरीज में तो आई थिंक के वो Iftikhar is more of used as a matchup against left-handers, like because he's an off-spinner, so he's really good against left-handers. So Ireland की lineup में there are not any really left-handed batsmen. So
वरना फिर जो इस तरह के नॉर्मल ऑफ स्पिनर होते हैं दे आर वेरी इजी टू लाइन अप, बिकॉज आपने देखा कि आयरलैंड इंटेंट विद द बैट वाज वेरी गुड थ्रू आउट द सीरीज। सो उसमें वो यही था कि अगर लेफ्टी बैटर्स नहीं है आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप में, तो राइटी बैटर्स को बॉल कराने का मतलब है फ्रॉम समवन इफ्तिखार अहमद के वो यही है कि ही कैन गेट लाइन अप। हाँ, एक आध ओवर तो वो शायद अच्छा निकाल जाए, बट इट गेट्स ईजियर कि अगर उनसे ज़्यादा बॉलिंग कराएं तो फिर इट इज़ वेरी इजी टू गेट लाइन हिम अप, स्पेशली ऑन अ शॉर्ट ग्राउंड जहाँ पे बाउंड्रीज बहुत छोटी हो। सो आई थिंक ये रीजंस थी कि वाई प्रॉबली पाकिस्तान ने इमाद को भी इबरार को भी नहीं खिलाया, इफ्तिखार से भी बॉलिंग नहीं करवाई और इमाद से भी कम बॉलिंग करवाई। और इमाद से अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में है कि वाई पाकिस्तान डिड नॉट बॉल इमाद इन द पावर प्ले, तो अगर आप देखो तो पिछले एक साल में इमाद की जो स्टैट्स हैं बॉलिंग इन द पावर प्ले एंड बॉलिंग आउटसाइड द पावर प्ले, तो इमाद इज कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बॉलिंग आउटसाइड द पावर प्ले। सो नाउ इमाद इज मोर कंफर्टेबल कि वो पावर प्ले के बाहर बॉलिंग कर रहा हो। सो आई थिंक दीज आर द सॉर्ट ऑफ रीजंस कि पाकिस्तान ने इस सीरीज में इन पर्टिकुलर जो है वो स्पिनर्स को एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, या प्रॉब्ली जितना सम पीपल माइट लाइक फॉर देम टू बी यूज तो उतना यूटिलाइज नहीं किया। एज फार एज बाबर्स कैप्टनसी विद रिगार्ड्स टू स्पिन इज कंसिडर्ड, तो आई डू थिंक वो एक जर्नल थोड़ी क्वेश्चन मार्क है कि हाउ बाबर जर्नली utilizes his bowling resources, because at times आपको लगता है कि there is a script that's been followed, and once वो you have to go out of the box, या once you don't have to follow that script, तो वहाँ पे ही सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स। बट आई डू थिंक अगर आपने पीएसएल में कैप्टनसी देखी हो बाबर की इस साल, सो ही वाज वेरी इनोवेटिव एट इन सम गेम्स, लाइक इफ यू रिमेंबर द इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर गेम जो लाहौर में हुई थी, ही बोल्ड अ लेग स्पिनर द 19th ओवर। सिमिलरली अगर एक और मैच था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, इट उसमें एक साइड में शॉर्ट छोटी बाउंड्री भी थी, बट बाबर स्टिल टुक द रिस्क ऑफ bowling the leg spinner, and leg spinner took Arif Yaqub 3 wickets in that over. So I think while there is question mark, Babar has in the past 6 months also shown a little, at least as far as the PSL evidence goes, that he is a bit more willing to utilize spinners or go different with his plans, even if you add Saim Ayub को जिस तरह नई बॉल से बॉलिंग कराई, like इससे पहले we had not seen Saim bowl with a new ball, like शायद प्रैक्टिस में तो करता हो, but to do that in a crucial match or in a high pressure game, so it's a different task. So we have seen that Babar has done that. So we can pretty much expect that in the England series or even in the World Cup. But वो जो आयरलैंड सीरीज वाला था वो मेरे ख्याल से कंडीशंस और ग्राउंड की डायमेंशंस को देखते हुए there was some hesitance to bowl spin, especially how Shadab went for in the first T20। या या वहाँ पे तो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरल कि उनके पास ऐसे से इवेंट्स है, उसका भी आपने आंसर दे दिया। लेकिन फिर यही आ जाता है ना कि बाबर आजम की कैप्टनसी इन पीएसएल एंड बाबर आजम की कैप्टनसी फॉर पाकिस्तान, उसमें फिर हमें डिफरेंट अप्रोच नज़र आती है। तो क्या फिर ये फिर मैनेजमेंट की तरफ से जो प्लान होता है फिर वो ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं अभी पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट पे बात करेंगे, फिर इंग्लैंड स्क्वाड पे भी आएंगे। अ, हमारा जो बॉलिंग है वहाँ पे हमारे पास थ्री पेस अटैक भी है, मोहम्मद आमिर हैं हमारे पास, हमारे पास नसीम शाह हैं, और साथ साथ शहीन शाह अफरीदी हैं। फिर उसके बाद अगर हम बैकअप में आते हैं, हमारे पास हारिस रऊफ़ हैं और मोहम्मद अब्बास हैं, और उसके बाद हसन अली भी हैं। लेकिन कंसिडरिंग जो यूएसए की और वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़े से स्लो ट्रैक्स होते हैं। यूएसए के तो फ्रेश ग्राउंड बना है जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा। सो इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी आवर मेन अटैक, और हम किस तरह बॉलर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं शहीन शाह और मोहम्मद आमिर की, वो न्यू बॉल ज़्यादा बेहतर करते हैं, और जहाँ तक मोहम्मद आमिर की बात है जो उनकी एक्सपर्टीज़ है विद द न्यू बॉल, सो इफ़ अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई वुड गो विद 3 overs इन पावर प्ले फॉर मोहम्मद आमिर। सो व्हाट्स योर ओन ओपिनियन ऑन द बॉलिंग अटैक वी हैव? क्योंकि अगर हम बात करते हैं लास्ट सीरीज़ की, मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं
अकॉर्डिंग टू अगर कंपैरिजन करें बाकी बॉलर्स के साथ, नसीम शाह की पीएसएल के बाद उस हद तक उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं आई। नो डाउट उनका जो टैलेंट है उस पर तो हम कोई शक नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए वो भी। लेकिन फिर मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी हैं और हारिस रऊफ भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। सो आपको क्या लगता है हमारा जो फाइनल बॉलिंग अटैक होगा वर्ल्ड कप के लिए वो क्या हो सकता है? अभी तो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए पहले बताएं, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ के बाद ही सब कुछ फाइनल हमारे पास आ जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या टीम कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। Okay, so as far as the bowling attack's concerned, so it will be interesting to see ke Haris Rauf, he's coming back from injury to, so like it will be interesting to see ke how whether he has regained his full fitness and how his form is and all of that. So uski basis pe it will depend upon ke uh, what combination Pakistan will go with. But जो आपने बात की कि पाकिस्तान का नई बॉल के साथ क्या अटैक होगा, तो if I have to say, if I have to pick, तो I will personally prefer Shaheen and Naseem opening with the new ball, because एक तो लेफ्ट राइट आर्म कॉम्बिनेशन बन जाता है लेफ्टी का राइटी का, एंड नसीम इज प्रॉब्ली योर बेस्ट bowler across all facets of the game. Like अगर नई बॉल भी देख लें, मिडल ओवर्स भी देख लें, डेथ भी देख लें, so Naseem is someone like you need to utilize in all phases of the game. Shaheen is someone like who you can sort of look at ke he's very good with the new ball, he's very good with the old ball. So like these are the two areas where you can utilize Shaheen. But as far as Amir is concerned, I don't necessarily think कि Pakistan should be using Amir with the new ball. उसकी reason ये है कि yes, Amir has been great bowler for many years and नई बॉल के साथ भी, but Amir's pace has considerably come down now. And जो Amir की strength which he has developed, and one of the things which has always been with Amir is that Amir is a very smart bowler. Like it is very difficult to hit Amir, or it is very difficult to like outfox Amir. कि Amir is someone कि जिसको आप को अगर मारना है तो you have to be very smart about it. या अगर आपका अच्छा दिन है या आपकी luck है तो you can probably hit him, but otherwise it is very difficult to hit Amir away. So कंसिडरिंग कैरेबियन की जिस तरह की विकेट्स होती हैं, जिस तरह आपने कहा कि स्लोअर साइड पे रहती हैं और वो थोड़ी होती हैं, एंड ओवर द इयर्स आमिर हैज डेवलप्ड दीज वेरी गुड cutters which he bowls into the wicket, and changes of pace, जो subtle changes of pace हैं, like जो मैंने smartness की बात की, तो आमिर is really good with that कि he knows how to mix those things up. So in terms of that, uh, आई वुड प्रेफर कि आमिर bowls in the middle overs, because पहले ये भी बात हुई कि पाकिस्तान हैज स्ट्रगल्ड अ बिट इन द मिडल ओवर्स टू टेक विकेट्स. सो मिडल ओवर्स में प्रॉब्ली लाइक आपको एक ऐसा बॉलर जो कि रन बचा सकता है, ही इज डिफिकल्ट टू हिट, अगर वो आपके पास है और जो दूसरे बैटर्स को या दूसरी ऑपोजिशन को आउटफॉक्स भी कर सकता है, सो प्रॉब्ली इट विल बी मोर better to utilize Amir in the middle overs, because Amir will be someone जो कि will be difficult to uh, hit out, and he is more of a guy जो कि contain अच्छा कर सकता है. As far as power play में आपको wickets की ज़रूरत होती है, like wickets आपके लिए important होते हैं, तो Naseem Shah and Shaheen Afridi I feel like are more better wicket taking options when it comes to new ball, because new ball पे आपको pace swing और उसके साथ आउट करना होता है. सो इट्स नॉट लाइक आमिर कैन नॉट डू दैट, आमिर कैन डू दैट, बट आई फील लाइक शाहीन एंड नसीम मोर, I feel like are at the peak of their powers than Amir is. So you can use Naseem and Shaheen for those new ball roles, और उससे आपको combination भी मिल जाता है कि left arm और right arm का it's a mix and match, because some bowlers don't like left arm bowlers bowling with the new ball. Some people don't like right arm bowlers bowling with the new ball. So वो आपके पास अच्छी option होगी. So that is, but it will also be interesting to see कि how Haris Rauf has the series, because अगर Haris की अच्छी series होती है तो I definitely think कि Amir and Haris will be fighting for the third spot in the lineup, because आप जो मर्जी कहें, हारिस रऊफ का जो रिकॉर्ड है पिछले 2 साल में इन T20 क्रिकेट, स्पेशली इन डेथ ओवर्स, वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड.
when it comes to T20 death bowling. So it will be interesting to see कि how हारिस अपनी फिटनेस प्रूव करता है एंड हारिस को कैसी सीरीज जाती है अगेंस्ट इंग्लैंड, बिकॉज आई थिंक जो फाइनल कटआउट होगा वो हारिस और आमिर के दरमियान होगा कि हु मेक्स द कट एज द थर्ड पेसर. ये एग्जैक्टली आई एग्री है, क्योंकि जहाँ तक हारिस रऊफ की बात है, इज़ योर बेस्ट। वो दो बॉल्स हम निकालते हैं उसके कैरियर से, वो जो अगेंस्ट विराट कोहली थी, तो क्योंकि हम वो नहीं देखते कि ओपोजिशन में कौन था, ओपोजिशन में भी एक ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम था। सो लेकिन अगर हम ओवरऑल हारिस रऊफ की T20 कैरियर की बात करते हैं, इज़ द टॉप पाकिस्तानी बॉलर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। मैं आगे चलूँगा कि व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस सीरीज़ स्पेसिफिकली, कि क्या आपको, आपके लिए, क्या मैनेजमेंट की नहीं बात कर रहा, कि क्या आपको लगता है कि हम इस सीरीज़ में ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और किस आपकी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द 11 इन दिस 4 मैचेस, और कंसिडरिंग कि गैरी क्रिस्टन हमारी टीम को उन्होंने ज्वाइन किया IPL के बाद, सो व्हाट्स योर ओन एक्सपेक्टेशंस? Yeah, as far as expectations are concerned, so I feel like it should be like a good series. Or I hope that Pakistan is able to win that series. Pakistan has never won a T20 series against England in England. So it's that as well. So it will be good to see Pakistan if Pakistan can win the series. But as far as but I definitely expect like it will be a very good series because England is also a very good T20 side. They're the defending champions and they're playing a full strength side, so it will be a very good series. As far as your playing 11 की बात है, तो I would say कि Pakistan should not go for too much experimentation in this series. I feel like they need to more of like have 12 or 13 players finalized. उनमें से they can sort of try to uh, mark them as like these are the 12 or 13 players that we are going to mm, shortlist, and उनमें से फिर Pakistan can look at one or two spots where they feel like they can have like जिस तरह आमिर और हारिस रऊफ की बात की, तो वो उसमें आप दोनों को देख सकते हैं कि दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं सीरीज में एंड हु विल बी द बेटर ऑप्शन गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप. इसी तरह जो बाकी आपकी बैटिंग की है उसमें भी आई डोंट थिंक सो यू रियली नीड टू चेंज मच. You need to stick with Saim for that series. Baki, if at some point agar Saim feels like he's so out of sorts and he's so out of form, so I don't feel like Pakistan needs to bring in Usman Khan, because वो तो यही है कि आप एक यंग प्लेयर को मिस आउट करके यू आर ब्रिंगिंग तो निकाल के एक और यंग प्लेयर को प्रेशर इन्वायरमेंट में लेके आ रहे हैं एंड उसमें फिर अगर उस्मान खान से परफॉर्म नहीं होगा तो फिर उस्मान खान पे ब्लेम आने लग जाएगा कि इससे तो परफॉर्म नहीं हो रहा, वाई इज ही परफॉर्मिंग, ही शुड बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम. सो इट विल बी अनफेयर फॉर उस्मान खान एज वेल. सो लाइक अगर अब आपने किसी यंगस्टर के साथ स्टिक करना ही है तो इट्स गुड कि यू स्टिक विद साइम. अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान कैन इवन गो डाउन द रूट ऑफ प्लेइंग एन एक्स्ट्रा बॉलर इन इब्रार अहमद, या अगर पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान कैन स्टिक टू बाबर आजम एंड रिजवान एट द टॉप एंड देन फखर कैन मूव वन स्लॉट अहेड. एंड बिकॉज पाकिस्तान इज अ लिटिल रिच इन रिसोर्सेज के पाकिस्तान के पास ऑलराउंड ऑप्शंस हैं, तो इवन शाहीन शाह एंड नसीम शाह कैन बैट एज वेल. सो यू बैट क्वाइट डीप. सो उसमें लाइक अगर इफ यू प्ले एन एक्स्ट्रा स्पिनर इन इब्रार अहमद तो it can give you more variety to the bowling attack. But I don't think उससे ज़्यादा पाकिस्तान को कोई बहुत और ज़्यादा होल सेल चेंजेस करने की ज़रूरत है या एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत है. आई डू थिंक के गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप दे विल इट विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान की कुछ पाकिस्तान हैज सम विन्स अंडर इट्स बेल्ट सो दैट गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप दे कैन हैव गुड कॉन्फिडेंस about themselves. या जहाँ तक अबरार अहमद की बात है, कि जो मैं भी आपके साथ एग्री करूँगा, लेकिन एक मैं चाहूँगा कि अबरार अहमद को इस सीरीज़ में आई गेस प्रॉपर 4 मैचेस या
थोड़ा सा रन उनको भी दिया जाए, क्योंकि जिस टाइप के वो बॉलर्स हैं, कंसिडरिंग द कंडीशंस इन विंडीज़ एंड यूएसए, तो वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि कंडीशंस हमारे लिए नहीं होंगी। सो एक मिस्ट्री जो एलिमेंट आता है अबरार अहमद के, सो दैट कैन बेनिफिट पाकिस्तान एज वेल, अगर उनको सही से यूटिलाइज किया जाए। मूविंग फॉरवर्ड टू इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड की एक मेन स्ट्रेंथ टीम खेल रही है जिसने वर्ल्ड कप में खेलना है। उसमें अगर हम एक की प्लेयर की बात करें, जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है in the national side after a long time. So what's your initial thoughts on this England squad, और आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड किस अप्रोच, इंग्लैंड की अगर हम अप्रोच की बात करें, तो वो तो टेस्ट क्रिकेट में भी उनके एक बेस बॉल अप्रोच जो कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट विल बी देयर प्लान फॉर दिस सीरीज, क्योंकि वो इनकी भी ये वार्म अप सीरीज ही है। Yeah, like as far as Jofra Archer की बात है तो I'm very excited to see him bowl again. A wonderful fast bowler, और अगर if you are a fan of fast bowling तो you would love to see a fully fit firing Jofra Archer bowl, because he is a very special bowler. बहुत rhythmic action है आपको, you really enjoy the way he bowls, the sort of the flair that there are very few bowlers who can make you feel that feeling, that joy that Jofra Archer does. So very excited, and I hope that he remains fit and he can keep on playing for the next many years, because his career has been a little like injury की वजह से काफी disrupt हो गया है in the past few years. So it's quite a shame कि हमने उसको नहीं देखा, but hopefully right now he can stay fit and can have a good prolonged run in the national side in England colors. As far as the England की lineup की बात है तो very good team. Like, you talk about the batting, it covers all bases, like Butler, Phil Salt, Will Jacks, Johnny Bairstow. Like, I don't think so. There's a better top four in world cricket than this in T20 cricket. फिर we've come to बाकी उनकी lineup. There is Harry Brook, there is Livingstone, there is Moeen Ali. वो ऑलराउंडर्स भी हैं, वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इंग्लैंड को, बॉलिंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं. सो इंग्लैंड लुक अ वेरी गुड साइड. इट्स ओनली अबाउट के whether they will click. That's the question. कि क्या, because they don't have like anything else to meet but their own expectations, जो कि इनके पिछले वर्ल्ड कप में थी. पिछला T20 वर्ल्ड कप जिस तरह उन्होंने खेला है. सो इट्स मोर अ केस ऑफ के जो जिस तरह लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में जो इशू नज़र आया कि their players were not, you could feel कि वो ओडीआई क्रिकेट की ट्यून के साथ बिल्कुल वो इन सिंक नहीं थे, यू कुड से, बिकॉज उनकी टीम कॉम्बिनेशन यू कुड फील कि उनको नहीं पता था उनकी बेस्ट 11 क्या है, बिकॉज उन्होंने इन द लीड अप टू द वर्ल्ड कप दे डिड नॉट टुक ओडीआई क्रिकेट दैट सीरियसली, बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर रहे थे. बट नाउ आई फील लाइक कि वो दे आर प्रायोरिटाइजिंग इट एज वेल, बिकॉज उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को आईपीएल से भी वापस बुला लिया है. सो दे नीड टू, दे आर थिंकिंग दे नीड टू फाइनलाइज अ playing 11 और a strategy going into the World Cup जो कि उन्होंने adopt करनी है to have good results in the World Cup. So in terms of that, I do think England's squad is very well rounded. But of course, it will be interesting to see how much uh, form they are in and how they perform and how their overall team combination sort of clicks. Because sometimes ये होता है कि आपकी बहुत अच्छी टीम होती है, but आपका कॉम्बिनेशन या आपकी जो लक नहीं चल रही होती या आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्लिक नहीं कर रहा होता. सो it is not working your way. So sometimes वो उसका मसला होता है. But overall, like if you talk about on paper, तो it's a very good side. Mm, like इससे अच्छी T20 साइड आपको कम ही देखने को मिलेगी. या एग्जैक्टली, और जो इनके पास अगर हम बात करते हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए इनके पास बैटर है, और बस इनका जो एक है कि इनकी फाइनल 11 सेट करनी है। और क्योंकि अगर हम देखें इनके साथ एक टैग भी आएगा इस वर्ल्ड कप में एज ए डिफेंडिंग चैम्पियंस, सो वो भी देखने को होगा कि ये किस तरह अपनी कैंपेन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो जितने भी हम बैटर्स की बात करते हैं वो आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं। सो सारे बैटर्स इन फॉर्म है, बॉलर्स भी इनके पास जो जोफ्रा आर्चर के आने से इट विल बी एन एक्साइटिंग सीरीज टू वॉच आउट कि वो किस तरह आके अपनी फॉर्म में वापस आते हैं, क्योंकि कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी एक बड़ी बात होती है. सो
ये देखने वाली सीरीज़ होगी फॉर बोथ पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। सो Just, एट द एंड मैं just to put in, हमारी जो sorry to cut you, just to make one point about जो आपने कहा कि 11 जो आपने पहले बात की थी ना कि clarity of role. So England is one side which is very good with that. They have clearly defined roles for its team. कि हर प्लेयर को पता है कि उनके रोल्स क्या हैं. सो यस दैट्स व्हाट दे डू. सो वो जिस भी प्लेयर को अपनी 15 के स्क्वाड में रखे हैं उन्होंने दे पिक देम नॉट बेस्ड ऑन दैट के उसकी पोजीशन क्या होगी बट उसका रोल क्या होगा. सो दैट्स वाई अगर आप इंग्लैंड टीम की सक्सेस देखें वाइट बॉल क्रिकेट में इतने पिछले सालों में तो वो यही वजह से कि उन्होंने क्लियरली डिफाइंड रोल्स रखे हुए हैं अपने प्लेयर्स के एंड दे प्लेड देम अकॉर्डिंग टू देम. दैट्स वाई इट रिजल्ट्स इन सो मच सक्सेस. या एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि हर हर प्लेयर को पता है कि उसका रोल क्या है और उसने किस तरह खेलना है। सो वही मैं लास्ट में आ रहा था कि अभी पाकिस्तान सीरीज़ के जो फर्स्ट मैच के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस करनी है। सो ऑन द पेपर एवरीवन नोज़ कि क्या स्क्वाड होने वाली है, कि जो कि मीडिया पे भी आ रहा है कि हमने थ्री रिजर्व्स इस 18 में से थ्री रिजर्व्स में सलमान अली आगा, इरफान खान न्याजी और हसन अली होंगे। सो ये तो जो कि वो बन रही है, लेकिन व्हाट इज योर 15 फॉर द वर्ल्ड कप? Yeah, it's pretty much the same. Like because up to I don't think uh, there should be any changes. Even if they अगर वो करना भी चाहते हैं तो they should not. Like वो उसमें it's very clear कि uh, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि उस्मान खान को आपने नेशनल सेटअप में लेके आए यू ड्रॉप हिम फॉर द वर्ल्ड कप एंड कंसिडरिंग ही हैड अ वेरी गुड पीएसएल सो इट इज वेरी अनफेयर टू हिम कि आप उसको ड्रॉप करें. बाकी आई थिंक यस जो रिजर्व्स आपने बताए हैं दे आर they should be the reserves और बाकी जो 15 है I don't see. I would have liked personally Mohammad Haris in the 15 but now that we haven't taken him so I sort of feel like yes this is the 15 probably Pakistan should stick with. या टू मेन प्लेयर्स वी हैव ड्रॉप्ड, आई उस पर हमने बहुत बार बात भी की है, मोहम्मद हारिस एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद बोथ ऑफ देम, के अच्छा भला हमारे सिस्टम में चलते आ रहे थे लेकिन एंड पे आके ड्रॉप कर दिया उनको दोनों को। सो वो भी वसीम जो जूनियर का तो आई रीजंस दिए वो थिंक भी हमने क्लियर रीजंस नहीं दिए। Wasim Junior का तो I think he has some back problems so that's why did not come under consideration for the World Cup because उसको भी back injury है and he's going undergoing rehab so that's why he was not probably considered for the New Zealand series and for the World Cup squad. Yeah, but we haven't seen any proper explanation on that as well from किसी भी। So Yes. वहाँ पे भी एक गैप आता है कि हमने क्लियर नहीं किया कि वसीम जूनियर को क्या इंजरी है। और फिर अगर हम सलमान खान भी इसके साथ आते हैं कि हमने सलमान खान का भी रीज़न ये दिया कि ही इज़ अ न्यू बॉल बॉलर। सो देयर इज़ मैनी क्वेश्चंस ऑन दीज थिंग्स। सो ये मैं कहना चाह रहा था। सो एट द एंड थैंक यू वेरी मच उसामा भाई फॉर जॉइनिंग अस, एंड मैं एंड पे आपसे प्रिडिक्शंस लेना चाहूँगा फॉर दिस सीरीज। व्हाट्स योर बॉल्ड प्रिडिक्शंस? I think 2-2. Yeah, you have played a safer side, मतलब दोनों की तरफ से 2-2। I would go with 3-1 England। थोड़ा सा I will jinx this prediction कि मैं 3-1 कहूँ और थोड़ा सा उलट हो जाए क्योंकि I am very bad at predictions। Once again, thank you very much Osama bhai for joining us. I really enjoy talking with you। पता नहीं चला किस तरह 54 minutes हो गए इस conversation को। uh, I hope you have liked as well, so thank you very much। Any other Thank you, last thanks for remarks? having me. Thanks for having me. Our pleasure. Our pleasure। So hope ladies and gentlemen you we hope that you have enjoyed this show। like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।